नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है धाय माँ और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट छठे पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने कुछ नहीं बताया किसी को भी। नील, वो बात ये है कि कल मनु ने मेरे पास कॉल किया था और पता नहीं कैसे मुझसे कॉल रिसीव हो गया, जबकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। और मनु ने शायद हमारी सारी बातें सुन ली। उसे सच पता चल गया है। ईशा की बात सुनकर नील के तो जैसे होश उड़ गए हो। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोला, मनु कहाँ है? तुम जानती हो? हाँ, वो लाइब्रेरी गई है। ओके, तुम क्लास में जाओ, मैं मिलकर आता हूँ मनु से। कहते हुए वो लाइब्रेरी की तरफ भागता हुआ गया, लेकिन वहाँ मनु कहीं भी नहीं दिखी। तो उसने अपने मन में ही सोचा, शायद क्लास अटेंड करने गई होगी। चलो तब तक मैं भी चलता हूँ क्लास में। सोचते हुए नील अपनी क्लास में आता है तो ईशा तुरंत ही उससे पूछती है, क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गई? बात नहीं हुई क्या? नहीं हुई। शायद क्लास में होगी। तुमने देखा नहीं वहाँ? नहीं, मैंने सोचा जब क्लास अटेंड करके आएगी तब मिलूंगा उससे। अच्छा ठीक है, कहकर ईशा अपनी बेंच पर बैठ गई। लेकिन उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ सोचते हुए वो क्लास से बाहर आकर मनु को कॉल करती है। लेकिन ये क्या? फोन तो बंद है मनु का। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ईशा ने सोचते हुए दोबारा अंकिता को कॉल करती है। कॉल रिसीव होते ही वो कहती है, मनु तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, वो तो लाइब्रेरी गई है, अंकिता ने उधर से जवाब दिया। तो ईशा के चेहरे पर परेशानी की बूंदें झलक आई। उसने तुरंत ही अंकिता को बाहर आकर मिलने के लिए कहा और फिर नील को भी बाहर आने के लिए बोल दिया। अंकिता और नील ने आते ही ईशा से पूछा, हमें बाहर क्यों बुलाया है? मनु कॉलेज में नहीं है, हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान थी आज। उसके साथ कुछ गलत हो उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। ईशा ने घबराते हुए उन दोनों से कहा तो अंकिता को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो कहती है, क्या बात है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं? मनु ने आज तक तो ऐसा कभी नहीं किया। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? ये बात वो जोर देकर बोलती है। तो ईशा उसे शांत करने रहने के लिए कहती है और फिर नील से कहती है, हमें इन सब बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। कुछ भी करके जल्दी से मनु का पता लगाना होगा। और अंकिता से कहती है, दिशा आंटी को मनु के कॉलेज में नहीं होने की खबर कर दो। अंकिता दिशा को कॉल करने लगती है। तभी उसे वंश का कॉल आता है। वंश का कॉल देखकर अंकिता गुस्से में उसकी कॉल काट देती है और दिशा का नंबर डायल कर देती है। उधर से दिशा की आवाज़ आती है, हेलो आंटी, मैं अंकिता बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोलो, कुछ काम था क्या? आंटी वो बात ये है कि मनु, कहते हुए अंकिता रुक गई। क्या हुआ गुड़िया को? दिशा ने चिंतित होते हुए अंकिता से पूछा। आंटी, मनु कॉलेज में नहीं है, उसने फ़ोन भी बंद कर रखा है अपना। हम लोग उसे ढूंढने ही जा रहे थे तो सोचा पहले आपको बता दूं। अंकिता की बात सुनकर दिशा के हाथ से फ़ोन छूटकर फर्श पर बिखर गया और उसका पूरा शरीर किसी अनहोनी की आशंका में कांप उठा। वो उसी अवस्था में खड़ी रही, लेकिन जैसे ही उसे मनु का ख्याल आया वो तुरंत ही अपने बिखरे हुए फ़ोन को समेटने लगी। वंश बार बार अंकिता को कॉल कर रहा था, लेकिन अंकिता का कॉल व्यस्त जा रहा था। वो गुस्से में एक बार फिर अंकिता को कॉल करता है, लेकिन इस बार बेल जाने के बावजूद वो उसकी कॉल पिक करने के बजाय नंबर ब्लॉक कर देती है। वो गुस्से में कहता है, इस लड़की को अब मुझे समझाना ही पड़ेगा अच्छे से, लेकिन अभी मुझे मनु को छुड़ाना होगा इन गुंडों से। कहकर वो एक खंडहर की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे वंश ने बहुत पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। दिशा ने आंसू को भी फ़ोन करके बता दिया था, तो वो भी फ़ौरन दिशा को लेकर पुष्पा के पास जाते हैं, क्योंकि दिशा को पुष्पा पर अब भी शक था कि वो मनु के साथ गलत करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब पुष्पा के रूम पर उन्हें ताला लटकता मिला तो आंसू को भी पूरा यकीन हो गया दिशा के शक पर, और वो पुष्पा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन चले आए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर आंसू और दिशा ने मनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई
तो इंस्पेक्टर विजय सिन्हा ने आंसू से कहा, आप अपनी बेटी के गायब होने का जो टाइम बताए हैं, उसी टाइम के आसपास एक वंश नाम के लड़के ने फ़ोन से हमें इत्तला की थी कि कुछ गुंडे एक लड़की को बेहोश करके उठा कर ले गए हैं। अभी हमारी पुलिस टीम वहां पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार वो किसी सुनसान इलाके के एक खंडर में छुपे हुए हैं। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं मेरे साथ। जी, ज़रूर, जल्दी चलिए, आंसू ने इंस्पेक्टर सिन्हा से कहा। तो उन्होंने दिशा की तरफ देखते हुए आंसू से बोला, आप अपनी मैडम को घर भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ इनका जाना सुरक्षित नहीं है। तो आशु ने दिशा से घर वापस जाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। तो इंस्पेक्टर दिशा को साथ ले चलने के लिए राजी हो गए। इधर अंकिता, ईशा और नील पागलों की तरह मनु को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी नील ने अंकिता से कहा कि एक बार वो कॉल करके दिशा आंटी से पूछ ले, क्या पता मनु घर पहुंच गई हो। अंकिता ने दिशा को फ़ोन मिलाया और पूछा, आंटी, मनु घर आ गई क्या? हम लोगों ने आसपास की हर जगह देख ली है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अंकिता की बात सुनकर दिशा ने रोते हुए सब बता दिया कि वो इंस्पेक्टर के साथ जा रही है। और जब दिशा ने वंश का नाम लिया तो अंकिता को एक बड़ा सा झटका लगा। उसने दिशा का फ़ोन काटकर जल्दी से वंश का नंबर डायल कर दिया। वंश पुलिस टीम को बाहर रोककर खुद अकेला खंडहर में गया था, क्योंकि उसे शक था कि कहीं पुलिस को देखकर वो लोग कहीं मनु को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वंश ने देखा मनु को खंडहर में एक कोने में उसका हाथ पैर बांधकर लिटा रखा था, और खुद सब लोग दूसरी साइड में किसी से बातें कर रहे थे। वंश गुंडों से नज़र बचाते हुए मनु के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सारे गुंडे उसको घेर कर खड़े हो गए। चारों तरफ से गुंडों से घिरे वंश को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो अब क्या करे। उसे अब मनु की टेंशन हो रही थी। तभी एक गुंडा वंश की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर बोला, क्या लेने आया था यहाँ? और फिर वंश को घूरने लगा। वंश ने सोचा कि इन लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर ही कुछ किया जा सकता है। इसलिए वो तुरंत रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया था। यहाँ बाहर गाड़ी दिखाई दी मुझे, तो मैंने सोचा अंदर जाकर देखूं। अगर कोई भला आदमी मिल जाए तो मैं उससे रास्ता पूछ लूँगा। जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाओ चुपचाप, नहीं तो कहीं और का रास्ता दिखा देंगे हम, समझे? अब निकलो यहाँ से। तभी दूसरा गुंडा घुर्राते हुए बोला, लेकिन मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप हमारे साथ बाहर तक चलिए। मुझे अकेले कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस रास्ते से आया था मैं पहली बार अपने घर से निकला हूँ। बहुत मजबूर हूँ साहब, मेरे घर का रास्ता बता दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वंश गुंडों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला। वो सब गुंडे आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक बोला, कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं है? पुलिस का आदमी होता तो अब तक हम गिरफ्तार हो चुके होते, दूसरे गुंडे ने धीरे से कहा। तभी उसमें से एक ने आकर वंश से बाहर चलने को कहा। वंश आगे आगे चला। उसके पीछे दो गुंडे चल रहे थे। उन दोनों ने बाहर हर तरफ नज़र दौड़ाई तो सब कुछ नॉर्मल लगा उन्हें। वंश उनसे रास्ता पूछ रहा था और वो दोनों ही उसके पीछे पीछे चलकर उसे रास्ता बता रहे थे। अचानक से उन दोनों के मुंह पर किसी ने हाथ रखा और पास ही लगी झाड़ियों में खींच ले गया। जब तक उन्हें कुछ समझ आता वो बेहोश हो चुके थे। वंश ने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस वाले ने सब कुछ अच्छा होने का आश्वासन दिया और छिप जाने का इशारा किया। वंश हल्के से मुस्कुराया और वो भी वहीं छिपकर खड़े हो गया। कुछ देर बाद सारे गुंडे एक साथ बाहर आ गए और एक दूसरे से बोले, ये दोनों कहाँ मर गए? जाओ देखो, अब काम हो गया है, चलो वापस चलते हैं। मुझे लगता है रास्ता बताने के चक्कर में कहीं ये दोनों ही तो रास्ता नहीं भटक गए हैं। तभी एक गुंडे ने कहा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पूरी पुलिस टीम ने उन सबको एक साथ धर दबोचा, जो वहीं पास की झाड़ियों में छिपी हुई थी। सारे गुंडों को पुलिस गाड़ी में बिठा कर ले जा रही थी। तभी विजय सिन्हा दिशा और आंसू को लेकर वहां पहुंच गए।
उनके पीछे ही एक गाड़ी में अंकिता, नील, ईशा भी थे। दिशा इतने सारे गुंडों को देखकर घबरा गई। उसने पुलिस वालों से मनु के बारे में पूछा, मेरी गुड़िया कहाँ है? आंटी, वो अभी सुरक्षित है, लेकिन वो अभी होश में नहीं है। मैं अभी लेकर आता हूँ मनु को, वंश ने कहा और खंडहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। दिशा भी उसी के पीछे चलते हुए बोली, मुझे भी ले चलो गुड़िया के पास, पता नहीं कैसी हालत होगी मेरी बच्ची की। कहते हुए उसकी आंखें बरस रही थी। सब लोग खंडहर के अंदर गए। वंश सबसे आगे चल रहा था। वो थोड़ा नजदीक पहुंचा तो उसे किसी औरत की भारी भरकम आवाज सुनाई दी, जो शायद बहुत गुस्से में बोल रही थी। वंश के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपने एक हाथ से सबको शांति से कदम बढ़ाने का इशारा किया। सब लोग धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वंश के नजदीक आकर खड़े हो गए। अंदर उस औरत की जोरदार आवाज सुनाई दी, मनु, मेरी बच्ची, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा पुष्पा मासी से, तेरी माँ भी नहीं। अब तुझे वो सब करना होगा जो तेरी पुष्पा मासी तुझसे कहेगी। अंदर से आती हुई आवाज सुनकर दिशा एक झटके से जाकर पुष्पा के सामने खड़ी हो गई और फिर एक जोरदार थप्पड़ पुष्पा के गालों पर जड़ देती है, जिससे पुष्पा का हाथ सहसा ही उसके बालों पर आ जाता है और वो दिशा को अपने सामने देख गुस्से से तमतमा कर कहती है, अच्छा हुआ दिशा बहन कि आप भी यहाँ आ गई। कम से कम अंतिम बार अपनी गुड़िया से मिल तो लेंगी। खबरदार पुष्पा, अब अगर एक बार और मेरी गुड़िया का नाम भी लिया तुमने तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? दिशा ने पुष्पा को चेतावनी दी और मनु को देखने लगी, जो अब भी बेहोश कोने में पड़ी थी। वो भागकर मनु के पास पहुंच गई और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अंकिता और ईशा ने मनु के बंधे हुए हाथ पैर खोल दिए। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से पुष्पा को गिरफ्तार करने के लिए कहा। पुष्पा ने इतने सारे लोगों के बीच खुद को अकेला पाया तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। सिपाहियों ने पुष्पा को हथकड़ी पहनाई और साथ लेकर चल दिए। सब लोग मनु के पास इकट्ठे हो गए, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद मनु की आंखें खुली, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। वहां से सब लोग मनु को लेकर सीधा हॉस्पिटल आ गए। घंटों बाद मनु को पूरी तरह से होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो परेशान हो गई और उठने लगी तो दिशा ने प्यार से मनु के सिर पर हाथ फेरा और शांत रहने को कहा। माँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? मनु ने पूछा। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, हम बस अभी घर चल रहे हैं। अब सब ठीक हो गया है, तुम परेशान ना हो, कहकर दिशा ने आंसू से कहा। डॉक्टर ने क्या कहा है? अब हम घर चल सकते हैं ना? हाँ, वो कुछ दवाइयाँ लेनी हैं, ले आऊं? फिर चलते हैं। ठीक है, ले आइए, अभी लाता हूँ, कहकर आंसू वापस मुड़ा तो दिशा ने कहा, बच्चों से कह देना वो भी हमारे साथ चलें घर। काफ़ी रात हो गई है तो अब अकेले घर जाना अच्छा नहीं है उनके लिए। हाँ, बोलता हूँ अभी। आंसू ने सबसे साथ में चलने को कहा तो सब मना नहीं कर पाए और उनके साथ घर चलने को तैयार हो गए। ईशा और अंकिता ने अपने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि वो मनु के घर में रहेंगी तो कोई परेशानी ना हो। इसके बाद सब लोग मनु को लेकर घर आ गए। मनु को उसके कमरे में लिटाकर सब हॉल में आकर बैठ गए। तभी दिशा ने अंकिता से पूछा, अंकिता बेटा, ऐसा क्या हो गया था जो बिना तुम्हें बताए गुड़िया कॉलेज से बाहर निकल गई? आंटी, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्हें उसने हंसकर मेरी बात टाल दी। हाँ, कल कॉलेज से आने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था गुड़िया ने। पूछने पर कुछ बताया भी नहीं उसने। दिशा ने परेशान होते हुए कल की बात सबको बताई तो नील ने धीरे से कहा, आंटी, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। शायद इसी बात की वजह से मनु परेशान हो। नील की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। नील को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो ईशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर शांत रहने का इशारा किया। तभी दिशा ने नील से पूछा, ऐसी कौन सी बात है बेटा जिसकी वजह से मेरी गुड़िया परेशान हो रही है, बताओ मुझे। नील ने दिशा और आंसू को देखते हुए कहा, मनु को पता चल गया है
कि उसके जन्मदाता आप लोग नहीं हैं। नील की बात सुनकर सब एक साथ चौंक कर उसी की तरफ देखने लगी। दिशा और आंसू एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और फिर दिशा ने आंसू से सवाल किया, आपसे मैंने मना किया था ना कि हम कभी इस बारे में मनु से बात नहीं करेंगे, फिर भी आपने उसे सब बता दिया। आंसू दिशा का सवाल सुनकर परेशान होकर दिशा से कहता है, मैंने इस बारे में मनु से तो क्या, आज तक किसी से भी कोई बात नहीं की। दोनों को परेशान देखकर ईशा बोल पड़ती है, अंकल आंटी, आप दोनों की वजह से उसे सच का पता नहीं चला है। तो फिर किसने बताया सच? दिशा और आंसू एक साथ बोल पड़ते हैं, उसके भाई नील की वजह से उसे सच पता चला है। ईशा ने जैसे ही कहा, दिशा और आंसू की नज़रें फैल गई। वो नील को देखते हुए बोले, गुड़िया का भाई? इसका मतलब तुम? हाँ आंटी, मैं ही उसका भाई हूँ। मैं भी नहीं चाहता था कि उसे इस तरह से सच का पता चले, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था। नील अपने दोनों हाथों को जोड़कर दिशा के सामने खड़ा हो गया और फिर बोला, मनु के अतीत का सच चाहे जो भी हो, लेकिन वर्तमान का सच सिर्फ यही है कि आप दोनों ही उसके असली माता पिता हैं। मेरे ख्याल से तो आप उससे भी बढ़कर हैं। मनु को सच सुनकर बुरा लगा, वो परेशान भी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़कर चली जाएगी। अब तो मनु आपको एक पल भी कहीं अकेला नहीं छोड़ेगी। वो बेटा और बेटी दोनों का फर्ज अदा करेगी, क्योंकि आपने भी तो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया है। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, क्योंकि आपके दिए हुए संस्कार उसे ऐसा करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भाई। अचानक से मनु की आवाज़ सुनकर सब उसके रूम की तरफ देखते हैं, तो मनु अपने कमरे से आ रही थी। दिशा जल्दी से उसके पास जाकर बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की गुड़िया? आराम कर लो, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तुम्हारी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके पास आप जैसे मम्मा और पापा हो, वो भला ठीक कैसे नहीं होगा? कहते हुए मनु दिशा के गले लग जाती है। आंसू भी उसके पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनु अलग होते हुए अपनी मम्मी और पापा दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, आप दोनों ने कैसे सोच लिया कि मैं आप सबको छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं आपसे दूर? बेटा, क्या करती मैं? मुझे लगा कि जब तुझे पता चलेगा तो तू हम सबको छोड़ देगी, इस वजह से सच छुपाया तुमसे। दिशा ने भावुक होकर कहा, मेरा सिर्फ एक ही माँ बाप है और वो हैं आप दोनों। भले ही मुझे जन्म देने वाली कोई और है, लेकिन मुझे अपनी ममता से पाल पोस कर आपने बड़ा किया है। शायद इसीलिए ही जन्म देने वाली माँ से पालन पोषण करने वाली माँ का स्थान सर्वदा ऊंचा होता है। देखा दिशा, मेरी बिटिया रानी को कितनी समझदार हो गई है अभी से। आंसू ने दिशा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वो तो पहले से ही समझदार थी मेरी गुड़िया। कहते हुए दिशा ने मनु के माथे को चूम लिया और फिर सबके साथ बिठा दिया। तभी ईशा ने वंश से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मनु किडनैप हो गई है? मैं वहीं रास्ते से गुजर रहा था तो मनु को देखकर साइड हो गया, लेकिन इन मैडम को कोई ख्याल ही नहीं था आसपास का अपने। मैं कुछ पूछता तभी इसके पास एक गाड़ी आकर रुकी और उन लोगों ने इसे अपनी गाड़ी में खींच लिया और वहाँ से लेकर निकल गए। मैंने तुरंत पुलिस को बताया और उसी गाड़ी का पीछा करने लगा। वंश बता ही रहा था कि नील ने बीच में कहा, तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं? अरे मुझे नहीं, लेकिन अंकिता को तो बता देते। अरे इस नौटंकी की बात तो मैं भूल ही गया था। वंश अचानक से अपना सिर खुजाते हुए बोला, तो सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी वंश ने अंकिता से उसका फ़ोन लिया और ईशा को देते हुए बोला, इसमें देखो मेरी कितनी मिस्ड कॉल पड़ी है। ईशा ने देखा तो सच में कई सारी मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। वो हैरानी से अंकिता को देखने लगी तो तुरंत ही वो बोल पड़ी, ये हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है, तो इसलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। एक बार तो रिसीव कर लेती, कम से कम सुन तो लेती कि आखिर मैं कह क्या रहा था। गलती दोनों की बराबर है, तुम दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। चलो अब एक दूसरे से माफ़ी मांगो और कहो कि अब से तुम दोनों बिना लड़ाई किए
अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। मनु ने दोनों को शांत करते हुए कहा। तो दोनों ही तुरंत उसकी बात मान गए। पापा, हम कल ही आपके और मम्मी के साथ हमारे घर में गृह प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकती। मनु ने अचानक से ये फैसला भी सुना दिया तो आंसू तो जैसे मुंह मांगे मुराद मिल गई हो। रात काफी हो गई थी, सब खा पी कर सो गए। दूसरे दिन गाड़ी के हॉर्न से दिशा की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखती है तो आंसू गाड़ी लिए खड़ा था। दिशा ने आश्चर्य से कहा, आप इतनी सुबह कैसे उठ गए? मुझे नींद आई ही कब थी जो मैं उठता। आंसू ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, आओ अंदर आओ, बैठो, तब तक कुछ चाय नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए। दिशा कहते हुए अंदर आ जाती है। अब तो चाय नाश्ता हम वहीं हमारे घर में करेंगे। अभी इसी वक्त सबको लेकर चलो हमारे घर। आंसू ने कहा तो दिशा सबको जगा कर ले आई, लेकिन मनु तो उठ ही नहीं रही थी। उसे जगाने के लिए आंसू को जाना पड़ा। तब जाकर उसकी आंखें खुली। उसके बाद सभी लोग आंसू के साथ उसके घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर आंसू ने दिशा और मनु का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश किया और फिर तीनों ने भगवान से हाथ जोड़कर अपने घर में सुख शांति और खुशियां बनाए रखने की प्रार्थना की। फिर सब लोगों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। आज इतने सालों बाद घर में खुशी आई थी, जिसे देखकर आंसू की आंखें भर आती हैं। वो अपनी आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद देता है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।